Hello students, today our class is on the Brahmi script. It is very important script and as we know the with the name of Brahmi script मतलब जिसका कि origin जो है ब्रह्मा के मुख से हुआ है और ब्राह्मी लिपि से देवनागरी लिपि तक उसका विकास कैसे हुआ है, हाउ द डेवलपमेंट, तो वो पूरा हम अध्ययन करेंगे। और लिपियों का जहाँ तक प्रश्न है तो लिपियाँ एक तरह से अपनी अभिव्यक्ति का माध्यम होती है और जो लेखन कला है, जैसे लेखन कला के अंतर्गत उकेर करके या इनकाउड करके विभिन्न प्रकार के चित्रों के द्वारा चित्रात्मक या ध्वनि के माध्यम से फोनेटिकल जिनको हम कहते हैं ध्वन्यात्मक ऐसे कुछ संकेत होते हैं और उनसे लिपि बनती है और लिपि से फिर जब हम उन्हें उवाच करते हैं तो वो एक लैंग्वेज या भाषा का जो है हमें पूरा स्पष्ट करती है। तो जिस तरह से हमने देखा कि भारतीय लिपि में जो है साहित्यिक और पुरातात्विक मतलब कैसे हमें पता चलेगा, उसके क्या सोर्स हैं, तो आर्कियोलॉजिकल और लिटरेरी दोनों हमें इसके साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है ना। जैसे पाणिनि के अष्टाध्यायी में लिपियों के हमें प्रमाण बहुत सारे हमें एविडेंसेस मिलते हैं, है ना, कि लेखन कला के उत्कृष्ट कोटि की व्याकरण ग्रंथ की रचना पाणिनि के अष्टाध्यायी में है। तो जब लिपि होगी तभी ना व्याकरण ग्रंथ की रचना उसके अंतर्गत हुई है। इस प्रकार से आप देखेंगे उत्तर वैदिक साहित्य में भी गद्य भाग और पाणिनि के अष्टाध्यायी के बिना लेखन का हम एग्जिस्टेंस ही नहीं मानते। इसी प्रकार आप रामायण और महाभारत में भी देखें तो वहाँ भी कई प्रकार के जो उद्धरण दिए गए हैं वो लेखन कला का ही प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। जैसे इसका एक बहुत अच्छा मैं उदाहरण आपको बताती हूँ कि जब हनुमान जी जो है अशोक वाटिका में राम से प्राप्त जो राम लिखा हुआ नामांकित एक मुद्रा जो है सीता को प्रदान करने के लिए गए थे, है ना, और फिर उन्होंने अपने योजना की रक्षा के लिए कृष्ण को पत्र भेजने के भी उद्धरण का स्मरण किया था, है ना। तो इस तरह से वैदिक साहित्यों में गायों के कानों को भी कुछ निश्चित अंकों को दागने की प्रथा थी और इस तरह से कई प्रकार के छंदों का उल्लेख हमको प्राप्त होता है। तो यदि लिपियाँ नहीं होती तो इनके प्रमाण भी नहीं होते। तो हमारे पुराचीन जो ग्रंथ हैं उनमें इस प्रकार के प्रमाण हमको देखने को मिलते हैं, जिससे ये पता चलता है कि लिपियों के लिटरेरी सोर्सेस अवेलेबल हैं। अब आगे देखेंगे कि पुरातात्विक साक्ष्यों में भी हमें संज्ञान मिलता है अशोक के अभिलेखों में। तो लिपि का दर्शन पूरा होता है क्योंकि 6th सेंचुरी आप BC तक देखोगे तो भारत में लेखन की यहाँ से प्राचीनता मानी जाती है ना। तो आप इसमें अभिलेखों के माध्यम से भी हमें ये पता चलता है क्योंकि अशोक के अभिलेख स्वयं ही इस बात का प्रमाण है कि अशोक युगीन ब्राह्मी के जो हैं किसी पुरातात्विक लिपि शास्त्रीय प्रमाण महत्वपूर्ण, हम इसका ये एक प्रमाण देख सकते हैं। तो इस तरह से लिपियों का हमको अनेक प्रकार के भारत में जो है लेख प्राप्त होते हैं। लेखन की उत्पत्ति की प्राचीनता का भी वो बहुत महत्वपूर्ण जो है सूत्र प्रदान करते हैं, है ना। जैसे पिपरवा, बाली और लंका से जो उपलब्ध पात्र खंड जो मिले हैं, तो इनके अभिलेखों के माध्यम से ये पता चलता है कि अशोक के पूर्व की जो है ये बात मतलब लिपियों की बात और भी इससे प्राचीन जाती है ना। अब जैसे हम ये एक और उदाहरण देख सकते हैं कि अनुराधापुर से भी प्राप्त जो पात्र खंड मिले हैं, है ना, तो उस पर जो ब्राह्मी लिपि आई है वो 200 से 300 वर्ष पूर्व होने का प्रमाण बता रही है। तो इन उपलब्ध प्रमाणों के आलोक में हम देख सकते हैं कि ब्राह्मी के अशोक के पूर्व होने की भी मतलब ऐसा नहीं है कि अशोक के समय से ही ब्राह्मी लिपि हमें जानते हैं, अशोक से भी पूर्व की हमको ब्राह्मी लिपि के जो है प्राचीन होने की सूचना हमको प्राप्त होती है। तो इस तरह से लिपियाँ जो है, अब यदि सिंधु घाटी सभ्यता की यदि लिपि पढ़ी जा सके तो और भी हमको बहुत सारे लिपियों के द्वारा वहाँ की कंटेम्प्रेरी इतिहास
पता चलता है। तो लिपियाँ और भी हम आगे देखेंगे। अभी आपको जैसा कि दिख रहा है अ, ऊपर वाली लाइन में स्वर लिखे गए हैं अ आ इ ई उ ऊ ए आई ओ औ अम आह। ये जैसे वॉवेल और कंसोनेंट पढ़ते हैं ना, तो वैसे ही स्वर दिए गए हैं। तो ऊपर देखेंगे आप अ, तो अ नीचे से जैसे कि हिंदी में त्र लिखते हैं ना, त्रिशूल का त्र, तो ये अ लिखा गया है। अब नीचे जो है त्र लिखा गया है या अ लिखा गया है, इसका यदि ऊपर सिर बांध देंगे तो ये आ की मात्रा लग जाएगी। ठीक है, तो आ हो गया। अ में आ की मात्रा लगा दी, ये आ हो गया। अब आप ई देखेंगे तो 3 बिंदु लिखे गए हैं, वो ई है। 4 बिंदु लिख दिए तो डबल ई हो गया। अब ऊ के लिए जो है ऐसा एल बना दिया, ओ हो गया। अब एक लंबी लाइन खींच करके बीच में 2 ऐसी खड़ी डॉट लगा दी, तो ये क्या हो गया, ये बड़ा ऊ हो गया। अब ए जो है इस तरह से, ए जो है एक बहुप्रचलित आकार है इसका। तो लंबाकार रेखा का निर्माण कर दाएं से आने वाले 2 कोणाकार रेखाओं के ऊपर इसको संयुक्त कर दिया जाता है। ई के 3 बिंदुओं को मिलाकर ए बनाने का भी अनुमान किया जा सकता है। अब आप देखोगे ए, अब ए इस तरह से आपको दिख रहा है, एक ट्रायंगल है और लेफ्ट डायरेक्शन में उसका एक ऐसा सिर बना दिया गया है, मात्रा खींच दी तो बड़ा ए हो गया। ओ कैसा लिखा है, जेड, जेड में एक लाइन खींच दी औ, अम त्र के बाद में एक पॉइंट लिख दिया अम, अह में त्र के बाद 2 पॉइंट लिख दिए, अह हो गया। ये वॉवेल हो गए। अब नीचे देखेंगे आप क अक्षर सामान्य एक प्लस चिन्ह है ना। यद्यपि इसकी जो लॉन्जिट्यूडिनल रेखा है वो हॉरिजॉन्टल रेखा की अपेक्षा बड़ी मिलती है, सामान्यतया बड़ी मिलती है। ठीक है, तो इस तरह से ये अ है। अब इसके पास में देखेंगे ख अक्षर बिंदु या वृत्त के ऊपर एक आकृति लगाकर बना दिया गया है ख को, है ना। तो इस तरह से किन्हीं किन्हीं अभिलेखों में थोड़ा सा इसका वेरिएशंस हमको मिलता है। दिख रहा है आपको ये ख, ठीक है। अब इसको मैंने बड़ा कर दिया, देखिए क, फिर ख और ग किस तरह से दिख रहा है, कोणाकार एवं गोलाकार दोनों रूप में मिलता है, और वेरिएशन में बताऊंगी, है ना। तो वैसे अलेक्जेंडर कनिंघम ने इसको गति का द्योतक स्वीकारा है। गति जो पिक्चरोग्राफी होती है ना, तो जो चलते हैं तो उससे ये पता चलता है कि गत्यात्मक है। तो अलेक्जेंडर कनिंघम ने ग को गति, तभी ग से गति बना हुआ है ना। ये चित्रात्मक लिपियां इस तरह से होती थी। अब घ, अशोक के अभिलेखों में इसको घ को इस तरह से बनाया है। अशोक के अभिलेख में थोड़े से भेद मिलते हैं, ग को उल्टा, है ना। तो घ हो गया। अब अंग, तो अंग अक्षर अशोक के अभिलेखों में इसका अभाव है, मतलब नहीं मिलता है ये, है ना। अब च कैसा लिखा है, च को दाएं को, इसके दाएं भाग को अर्धवृत्त के दाएं निचले सिरे से ऊपर को सीधी रेखा खींच करके बना दिया जाता है, अथवा सीधी रेखा के निचले सिरे पर ऐसा अर्धवृत्त लगाकर इसको बनाया जाता है। कभी कभी चलती हुई लेखनी से लिखने के कारण च के अनेक रूप हो गए, है ना। अब आगे हम बताएंगे कि क्या क्या हो गए हैं। अब छ देखिए आप, छ पूर्ण वृत्त पर निचले मध्य सिरे से लंब डालकर बनाया गया है। ये छ दिख रहा है आपको, देखिए, ठीक है। इसी प्रकार आगे आप देखेंगे ज के कोणाकार एवं वर्तुलाकार 2 भिन्न रूप मिलते हैं। देखेंगे भिन्न क्या मिलते हैं। झ अक्षर सीधी रेखा के मध्य सिरे से दाएं को ऊपर की ओर खुला एक वर्तुल बना दिया जाता है, ठीक है। तो ये झ हो गया। झ य, अब य कैसा है, ऐसा लगता है कि झ से विकसित लगता है। झ को नीचे उलटकर ऊपरी सिरे से बाएं को एक रेखा खींचकर ये बना दिया जाता है। य दिख रहा है आपको, ये य। इसके बाद में ट, प्रायः दाएं को खुले अर्धवृत्त के रूप में निकल, ये सी बना दो, इंग्लिश का सी, ट हो गया।
अब ठ, वृत्त या वृत्ताकार आकृति ठ है। अब जैसे आगे आप गिरनार अभिलेख में देखेंगे तो वृत्त के मध्य में बिंदु भी निर्मित है ना। तो इस तरह से ये थोड़ा सा इसका विकास भी आगे होता गया। अब ड, ड अक्षर क्षैतिज रेखा के बाएं नीचे और दाएं ऊपर को खींचकर बनाया गया मिलता है। इसके भी वेरिएशन आगे हमें मिलेंगे। अब ढ, ढ अक्षर ड से विकसित है। ड के निचले सिरे दाएं फंदा लगाकर इसका निर्माण किया जाता है, मतलब ऐसे सर्कल बना दिया तो ढ हो गया। अब अण, अण कैसा है? क्षैतिज रेखा के मध्य से ऊपर को सीधी रेखा खींचकर ऊपरी सिरे पर निचली रेखा के समानांतर क्षैतिज रेखा में ण का निर्माण किया गया जाता है। ठीक है ना। तो ये हो गया बच्चों। उसके बाद में त, त सीधी रेखा के निचले सिरे से दो विरुद्ध दिशाओं को जाती हुई रेखाएं अपोजिट डायरेक्शन में खींच दी तो ये त बन गया। थ में एक सर्कुलर बना है और बीच में एक बिंदी लगा दी। द, अब द कैसे बनाया है देखो, त थ, अब द कैसे बनाया है? द के अंतर्गत आप देखेंगे कि कोणात्मक भेद है और एक वृत्ताकार भेद है और इस तरह से खींचकर बनाए जाते हैं और चलती हुई एक शीघ्रता से हमको एक आकृति दिखती है। अब ध, ध कैसे बनाया गया है? ध रोमन अक्षर का एक डी हमें मिलता है बना हुआ और कभी कभी कोई कोई अभिलेखों में आगे आप देखोगे कि जो ध बनाया है अभिलेखों में तो ये उल्टा डी भी मिलता है हमें। ठीक है। न कैसे बना हुआ है? न से व्युत्पन्न है तो ण में जहाँ आपने देखा सीधी रेखा के ऊपर नीचे दोनों क्षैतिज रेखाएं बनी होती है, लेकिन न में सिर्फ एकमात्र नीचे ऐसा लगता है जैसे इन्वर्टेड टी बना दिया है। ठीक है ना। न हो गया। प अक्षर एक सीधी खड़ी रेखा के निचले दाएं सिरे के ऊपर घुमावदार रेखा बना दी गई है। ठीक है ना। प, अब फ देखो, अंतर्मुखी फंदा, मतलब हिंदी का 6, इसके भी बहुत वेरिएशन है। अब ब, स्क्वायर, आयताकार रूप में। प, फ, ब। अब भ कैसे बनाया है? भ तो आपको याद ही करना पड़ेगा, है ना। तो इस तरह से ये भ हो गया। म, हिंदी का 4, म, य, अशोक के अभिलेखों में अनेक अनेक प्रकार से मिलता है ये। ठीक है ना, कोणात्मक। य, र, र ऐसी लंबी रेखा रस्सी की तरह, क्योंकि र फार रस्सी भी होता है तो वो उसको बनाया भी ऐसे ही जाता है, डिनोट भी ऐसे ही किया जाता है। र, सर्पिलाकार खड़ी रेखा के रूप में भी मिलता है। ल, हिंदी का जो च होता है ना, उस तरह से ये इसे बनाया जाता है। चलती हुई लेखनी से लिखने के कारण इसके अलग अलग रूप होने लगते हैं बाद में। ल, वो एक वृत्त के रूप में मध्य सिरे को खड़ी रेखा खींचकर वो बनता था। अब श, अब श के मूल कोणाकार और वर्तुलाकार दो अलग अलग हैं। श, अब श षटकोण का, तो यहाँ पर ऊर्ध्वमुखी घुमावदार रेखा है श। स, स भी इस तरह से है। फिर ह, ह भी ल के विरुद्ध दिशा में बना हुआ मिलता है। ह, श। ठीक है ना। श, श, त में र लगा दिया, त्र, ज्ञ, ग में य लगा दिया, ज्ञ। फिर श भी ऐसे ही बनाएंगे अपन आगे। तो बच्चों इस तरह से ये आपका एक चार्ट है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, चाहें तो आप इसको इसी तरह से वीडियो लेक्चर से ये सारे अक्षर लिख लें, इसकी प्रैक्टिस करें। मैं अगले लेक्चर में इसमें आपको मात्राएं लगाना सिखाऊंगी कि किस तरह से मात्रा लगाकर फिर अपन 3-3 अक्षर के लेंगे। पहले 2-2 अक्षर के नाम लिखेंगे, उसमें मात्रा लगा के, जैसे राम, श्याम, दाम,
गोपाल, सोपान, है ना, इस तरह से। तो आपको जो है अक्षर संयुक्त करना और उसमें मात्राएं बनाना आएगा, क्योंकि इसी से आप जो है छंदोबद्ध काव्यात्मक छंद जो अभिलेखों में लिखे होते हैं और साथ में जो है मुद्रा लेखों पर लिखे होते हैं, तो उनको आप तभी पढ़ पाएंगे। आज की क्लास यहीं तक। थैंक यू सो मच।